Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I welcome you at my YouTube channel. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके साथ ही आई एम रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज यू आर वाचिंग अस फ्रॉम द डिफरेंट रीजन। आज के सेशन में हम राइटिंग स्किल्स की तरफ बात कर रहे हैं। ये हमारी वीडियोस की सीरीज की पहली वो वीडियो होगी जिसमें मैं आपको पहली बार राइटिंग कंपोनेंट्स सिखाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने पंक्चुएशन की वीडियो भी अपलोड की थी, वो भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन अगर दोबारा जैसे मौका बनता है तो मैं उस वीडियो को भी दोबारा से एक बार अपलोड करूंगी या उसको मजीद डिटेल में समझाऊंगी। आज के सेशन में राइटिंग स्किल्स में मैं ऐसे राइटिंग को स्पेसिफिकली डिस्कस करने आई हूँ। ये राइटिंग स्किल्स हमारे पास क्यों जरूरी है और आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हर लेवल पर ऐसे राइटिंग जरूरी होता है, चाहे आप स्कूल में हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए राइटिंग स्किल्स इन टर्म ऑफ दी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट भी हैं, कुछ जनरल टर्म्स भी हैं। इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट भी समझाऊंगी और आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे लिखेंगे भी मेरे साथ। सबसे पहले हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो भी चीज आपको मिलती है, अगर मैंने आपको एक ऐसे दिया है लिखने को, आप उसके मुतालिक जो भी चीज आपके समझ में आती है आप उसे कहीं भी लिख देते हैं। ये एक निहायत ही अजीब तरीका है जिसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती। हमारे पास ऐसे लिखना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और राइटिंग भी ऐसे इज जस्ट एन आर्ट। ये एक आर्ट है और इसको ऑर्गेनाइज करके लिखा जाता है कि एक ऐसे को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ऑलवेज यूज ब्लॉक लेटर फॉर्मेट। ब्लॉक लेटर फॉर्मेट क्या होता है? आप ऐसे राइटिंग करें या आप पैराग्राफ राइटिंग करें, मैं आपको यहाँ साइड बोर्ड पे बता भी देती हूँ कि ब्लॉक लेटर फॉर्मेट होता क्या है। ब्लॉक लेटर फॉर्मेट को आप कंसीडर करें, ये आपका मार्जिन है। यहां से जो हम लाइन स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास ब्लॉक लेटर फॉर्मेट कहलाती है। हमें स्कूल में अक्सर ऐसे भी बताया जाता है कि पैराग्राफ स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं हम कि थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखा जाता है। ये तरीका ब्लॉक लेटर फॉर्मेट का नहीं होता है। ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में आपने कोई भी बात लिखनी है वो हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होती है। देन अगर आपका पैराग्राफ यहाँ पर एंड होता है, पैराग्राफ एंड होने के बाद आप एक लाइन ड्रॉप करते हैं। एक लाइन ड्रॉप करने के बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये मेरी लाइन चूंकि मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ, उससे थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैं कह रही हूँ। देन इसके बाद आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ये आपका ब्लॉक लेटर फॉर्मेट कहलाता है कि आपने मार्जिन से कोई भी बात स्टार्ट करनी है और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पर आना है, नेक्स्ट लाइन पर आना है। जैसे ही आपका एक पैराग्राफ एंड होता है आपने एक लाइन ड्रॉप करनी होती है। एक लाइन ड्रॉप करनी होती है, देन इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं जो आपका बॉडी पैराग्राफ होगा। जो भी होगा हम आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि ब्लॉक लेटर फॉर्मेट क्या होता है। आपने हमेशा राइटिंग स्टाइल में ब्लॉक लेटर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। इसके बाद ऐसे राइटिंग का एक फॉर्मेट है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे राइटिंग सिखाऊंगी, इसके बाद लेटर राइटिंग है, ईमेल्स है, ये तमाम चीजें सिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसे राइटिंग की सीरीज में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले जो पैराग्राफ आता है वो होता है इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। हर चीज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आता है। इसके बाद ऐसे राइटिंग में कम से कम 2 बॉडी पैराग्राफ लिखना हर क्लास के लिए वैलिड है। कोई भी बच्चा, आप किसी भी लेवल पर है, आपके लिए एटलीस्ट 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखना लाजिम है। इसके बाद कंक्लूजन भी देना जरूरी होता है। तो आपका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से बनता है जो कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ किया है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, देन आपके पास बॉडी पैरा 1 आता है, देन बॉडी पैरा 2 आता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए बॉडी पैरा 3 भी जरूरी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपसे बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपने 2 पैराग्राफ लिखना होता है। इसके बाद एंड में कंक्लूजन देना होता है। ये हर चीज मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये स्टूडेंट के जहन में होना चाहिए, क्योंकि आप अब इस लेवल पर हैं कि राइटिंग आपको आनी चाहिए। मैंने स्टूडेंट्स की जब कॉपीज देखती हूँ तो बहुत ज्यादा रेग्रेट होता है कि काश उन्हें ये बात पता हो। इंट्रोडक्शन में वो जो चीज जहन में आती कहीं भी लिख देते हैं। बॉडी पैराग्राफ का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। कंक्लूजन जो चीज जहां आई, सजेशन है, रेकमेंडेशन है। सजेशन लिखते लिखते मुझे याद आया इसका फायदा ये था, फायदा लिखते लिखते नुकसान आ गया, नुकसान लिखने के फौरन बाद मुझे एक अगला फायदा याद आ गया। तो ये कहलाता है कि डिस इन्फॉर्मेशन भी कहलाती है और ये डिस मैनेजमेंट यानी मिस मैनेजमेंट भी कहलाती है। तो हमें मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है जब भी हम राइटिंग को फॉलो करते हैं, क्योंकि राइटिंग एक आर्ट होता है और इसकी क्लासेस आपको मैं इंशाल्लाह आज से देना शुरू कर रही हूँ।
आपने ये 3 चेकलिस्ट फॉलो की। अब इसके बाद मजीद चेकलिस्ट की तरफ हम आते हैं। मैंने यहाँ पर एक एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड के मुताबिक, आप चाहे क्लास 4 से लेकर क्लास मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ऐसे राइटिंग जरूरी है कि कम से कम आपने 250 टू 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये बात हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। 250 से 300 तक के अल्फाज का कंसेप्ट यूं है कि ये ऑलमोस्ट आपके कॉपी के पेज में डेढ़ पेज का ऐसे बनता है। इससे कम कोई ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता। अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वर्ड्स कैसे हैं। अगर आप ऑन कंप्यूटर हैं तो वहां पर वर्ड काउंट आ रहा होता है, लेकिन अगर आप मैनुअल हैं जैसे स्कूल वगैरह में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वर्ड्स काउंट कहां तक आ गए। इसके बाद एक बात याद रखनी है कि हर ऐसे में, जैसे कंप्लीट ऐसे का फॉर्मेट ये है, कम से कम 2 एग्जाम्पल्स लाजमी आती हैं एक ऐसे में। एग्जाम्पल्स का तरीकेकार हमेशा याद रखा जाता है, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होती हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करूंगी। इसके बाद ये बात हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, ये वर्ल्ड वाइड एक माना हुआ स्टैंडर्ड है कि कभी भी राइटिंग स्टाइल में कॉन्ट्रैक्शंस अलाउ नहीं होती है। इवन आप किसी को मैसेज भी कर रहे हैं ना, अगर आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस अलाउ नहीं होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन करने से बन जाता है डोंट। मैं कहीं पर भी किसी भी स्टैंडर्ड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखूंगी। राइटिंग स्टाइल में कॉन्ट्रैक्शन अलाउ नहीं होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ स्पीकिंग में अलाउ होती है। पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट है कि फॉर्मल राइटिंग में, क्योंकि हम फॉर्मल लिख रहे होते हैं, कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्शंस अलाउ नहीं होती है। डोंट, डजंट, मस्टंट, कैन, शुडंट, ये कहीं भी अलाउ नहीं होता है। इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स जब यहाँ से किसी और कंट्री में जाकर पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो कोई ऐसा कोई खास इस चीज की ट्रेनिंग नहीं होती है, अब हम कहीं पर जाकर कॉन्ट्रैक्शन लिखकर आ जाएं और डिमांड करते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, तो अच्छे नंबर यूं नहीं आते क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्शन लिखा है। आपने फॉर्मल को लेस फॉर्मल कर दिया तो अच्छे नंबर की उम्मीद मत रखिए। इसके बाद है डू नॉट गिव इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिगिनर्स को मैं कहती हूँ कि आप स्पीकिंग स्ट्रेटेजी में इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन लगा दें। आपसे पॉल्यूशन की बात हो रही है, अगर आपको पॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप आसपास की बात करके अपनी फ्लुएंसी बढ़ा लें, लेकिन राइटिंग फॉर्मेट में इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन किसी सूरत अलाउ नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास है डू नॉट राइट नंबर्स इन इंग्लिश। ये बात हमारे स्टूडेंट को पहली बार पता होती है। नंबर्स हम मैथमेटिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। 75%, 100%, 25% या 2, 3, 4, ये नंबर्स का इंग्लिश राइटिंग में कोई तरीका नहीं होता है। यही वजह है कि जब हम चेक्स भी लेने जाते हैं तो वहां पर हमें वर्ड्स में लिखना होता है। हमारे स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता होता, वो ऐसे में लिख देते हैं आई 100% एग्री विद यू। 100% एग्री ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, मुझे इंग्लिश में ये करना ही नहीं है, तो ये नंबर्स आपने नहीं लिखने होते। और इसके साथ अब क्या नहीं करना होता ये मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने ऐसे के पैटर्न को डिस्कस करते हुए। अगर आपके जहन में ये पैटर्न बैठ गया तो आप मुख्तलिफ तरीके के ऐसे लिख लेंगे। हमारे पास 5 तरीके के ऐसे हैं जो मैं कैटेगराइज करके आपको बताना शुरू करूंगी। फिलहाल ये बेसिक वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी एट द वेरी फर्स्ट लेवल। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि हम ऐसे में करते क्या है, तो पहले तो इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ। आपके पास ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट में कोई भी टाइप का ऐसे होगा, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लाजिम आएगा। आपके पास गुंजाइश निकलती है बॉडी पैराग्राफ्स की, या तो ये 3 भी हो सकते हैं बॉडी पैराग्राफ, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। आपको 2 से कम कोई ऐसे पैराग्राफ्स जो है, 2 पैराग्राफ से कम कोई ऐसे नहीं लिखना। इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ ये बताते रह गई कि हमें कैसे पता चलेगा मैनुअल पे कि हम 250 से 300 तक अल्फाज कैसे लिखें। एक स्टैंडर्ड रूल है, ये तरीका नहीं होता कि बस ऐसे लिखे ही जा रहे हैं और लिखे ही जा रहे हैं। 2-2.5 पेज लिख दिया और हम कहते हैं कि हमने तो बहुत ही कुछ लिख दिया। लिखना कमाल नहीं है, क्या लिखा है ये कमाल है। तो अब जरा देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या है। एक रूल के मुताबिक एक एवरेज स्टूडेंट 7 वर्ड्स पर लाइन लिखता है। एक स्टूडेंट अपनी राइटिंग में 7 वर्ड्स पर लाइन लिखता है। अगर आप चाहें तो आप एक लाइन में अपने वर्ड्स काउंट भी कर सकते हैं, आपने कितने लिखे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बड़ी होती है तो वो वेरी कर सकता है, लेकिन मैं एवरेज बात कर रही हूँ 7 वर्ड्स पर लाइन। 7 वर्ड्स को अगर मैं नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नंबर ऑफ लाइन से अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर मैं 14 लाइन्स कर रही हूँ
तो अब जो भी आएगा आपको पता चल जाएगा, आपके यहाँ पर वर्ड आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये डिस्कस करना मसला नहीं होगा कि 7 वर्ड्स पर लाइन को करने से पता चल जाता है आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक इस वक्त मेरे पास नहीं है कोई ऐसी सोर्स जो मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकूं। 7 वर्ड्स पर लाइन को अगर मैं 37 टू 38 या 40 तक करके देखती हूँ तो ऑलमोस्ट 180 से 190 के दरमियान कुछ वर्ड्स बनते हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं 41 42 लाइंस मेरे ख्याल से इनफ होती हैं 200 प्लस के लिए। तो ऑलमोस्ट आप 50 लाइन तक की देख लें, तो 50 लाइनें लिखने को मसला नहीं होता है ऐसे में। हमारे ध्यान में खुमार होता है पता नहीं कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, 7 वर्ड्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा नंबर ऑफ लाइन से, आगे बाद टोटल तादाद आ जाएगी आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अब हम डिस्कस करते हैं ये पैटर्न क्या है। सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि ब्लॉक लेटर फॉर्मेट को अपनाते हुए आपने जो कोई भी टॉपिक आता है सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमेशा 3 कंपोनेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो 3 कंपोनेंट कौन सा मैं आपको डिस्कस करने लगी। सबसे पहले आता है जनरल बैकग्राउंड। जनरल बैकग्राउंड वेरी कर सकता है। क्या होता है जनरल बैकग्राउंड? कोई भी आपको ऐसे दिया जाता है, मिसाल के तौर पर पॉल्यूशन के ऊपर आपको कोई मिसाल के तौर पर ऐसे दे दिया जाता है, तो आपने डायरेक्ट लफ्ज पॉल्यूशन से अपना ऐसे स्टार्ट नहीं करना। आपने लिखना है इट इज कंसीडर्ड दैट, द फैक्ट इज दैट, इट इज ऑब्वियस दैट, द क्रूशियल पॉइंट इज दैट। ये छोटी सी जो लाइन है ये मेरा जनरल बैकग्राउंड कहलाता है कि आप अपने ऐसे को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है पैराफ्रेजिंग ऑफ अ क्वेश्चन। आपके पास जो सवाल गिवन होता है उसको अल्फाज बदल कर लिखना सेकंड कंपोनेंट है। इट इज कंसीडर्ड दैट, मैंने वहां पर कहा पॉल्यूशन, आपके पास सवाल आया पॉल्यूशन इज डेंजरस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपने पैराफ्रेजिंग कर दी द रेट ऑफ पॉल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, या क्रिएटिंग द नेगेटिव इंपैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद आता है ओवरव्यू में बताऊंगी आपको हर ऐसे के साथ डिफरेंट होता है कि दिस ऐसे इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट, अब जो भी चीज के बारे में ये ऐसे बात करने जा रहा है आप ओवरव्यू में बता देंगे दिस ऐसे इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। एक लाइन छोड़ने के बाद आपने बॉडी पैराग्राफ का स्टार्ट लेना है। बॉडी पैराग्राफ की लेंथ हमेशा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन से ज्यादा होती है। एक आइडियल लाइंस के मुताबिक एक पैराग्राफ आपका 11 टू 13 लाइंस ऑन रजिस्टर होता है। 11 टू 13 लाइंस पर रजिस्टर जो है वो एक पैराग्राफ माना जाता है। हमें तो पैराग्राफ की लेंथ का भी अंदाजा नहीं होता, कभी हम 3 लाइन का एक पैराग्राफ बना देते हैं, कभी 16 लाइन का बना देते हैं। एक आइडियल लेंथ हमारे पैराग्राफ की 11 टू 13 लाइंस होती है, जबकि इंट्रोडक्शन में 6 टू 7 लाइन एंड कंक्लूजन में भी 6 टू 7 या 5 टू 6। कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन छोटा होता है, बॉडी पैराग्राफ जरा थोड़ा सा बड़ा होता है। बॉडी पैराग्राफ में 3 कंपोनेंट है, इनको हम REE कहते हैं। रीजन, आपके पास कोई भी सवाल आया है, आपने कहा पॉल्यूशन हमारे पास नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, क्या डाल रही है उसका एक छोटा सा रीजन आप लिखें, पॉल्यूशन इज क्रिएटिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ द डिजीजेस, दिस इज योर रीजन, दिस इज योर फैक्ट। आपने लिख दिया, फुल स्टॉप आ गया। इसके बाद आप इसी बात की अब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि वो कैसे इंपैक्ट डाल रही है, किस तरह की डिजीजेस निकाल रही है, स्किन डिजीज है, कैंसर है, लंग प्रॉब्लम है, जो भी है वो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। किसी भी पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन का पार्ट बड़ा होता है, इसके बाद आप उससे रेलेवेंट कोई एग्जांपल दे देंगे। बिल्कुल यही पैटर्न हम सेकंड पैराग्राफ में भी फॉलो करते हैं कि कोई नया रीजन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जांपल देंगे। कंक्लूजन के बाद मैं अपनी वीडियो यहाँ पर एंड करूंगी, फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। यहाँ कंक्लूजन में हम स्टार्ट करते हैं किसी हुक अप लाइन से। किसी हुक अप लाइन से हम बात स्टार्ट करेंगे। इसके बाद व्हाट इज योर ओपिनियन, आपने पूरे ऐसे में क्या किया है वो बहुत मुख्तसर करके आपने बताना होता है व्हाट इज योर ओपिनियन, और उसके बाद फ्यूचर आउटलुक, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये अभी आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, मैं जब आपके साथ ऐसे के साथ आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि एक ऐसे को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक चेकलिस्ट समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी राइटिंग की नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।